इस जिले में पहली बार मधु शर्मा को ही कारण बताओ नोटिस मिला है। इस जिले में और लोगों को भी पहले कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं और वो आज विधायक भी बने हुए हैं। एक बार बताइए कि अनुशासनहीनता की कैटेगरी में किस चीज़ को रखना चाहिए? आप बताइए, क्या हमारी महिला सांसद होते हुए उन्हें वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए? जिले का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जिलाध्यक्ष का। ठीक है, वो जिलाध्यक्ष का पद मैं प्राप्त कर चुकी, मैं उस पर रह चुकी। ठीक है, उसके बाद मुझे कौन सी पार्टी क्या प्रलोभन दे देगी, किस पद का प्रलोभन दे देगी? ऐसा नहीं है कि भाई है ना, रबड़ की जबान है, कुछ भी बोल दो। ये कहा जा रहा है कि जब कॉरिडोर बनेगा, जब टूट फूट होगी चारों तरफ और बनेगा, तब भी दर्शन सुचारू रूप से चलेंगे। तो वाकई धन्य हैं हमारे अधिकारी जो आज व्यवस्था, जबकि अभी केवल गलियां हैं, आना जाना पुराने तरीके से है, तब उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि रोज़ लोग वहाँ मर जाते हैं। ऐसा अधिकारी ही कह रहे हैं ना। तो जब आज व्यवस्था नहीं कर पा रहे और उस समय सुचारू रूप से दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धन्य हैं हमारे अधिकारी, अच्छा ऐसा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में वृंदावन में बनने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर, और जिसके लिए तमाम लोग समर्थन और विरोध में सामने आ रहे हैं। और जो लोग जैसा समर्थन और विरोध करता है, उनको ऐसे ही कमेंट के माध्यम से लोग आपस में तंज कस रहे हैं, और ऐसे ही तंज का शिकार हो चुकी हैं इस वक्त भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा, जिनको पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए एक कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। और इस नोटिस का जवाब देने के लिए क्या कुछ रूपरेखाएं उनकी, क्या कुछ तैयारी है, इसी विषय पर बात करने के लिए एक बार फिर से हम मौजूद हैं मधु शर्मा जी के पास में। मधु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो नोटिस मिला है, किस प्रकार का नोटिस है और क्या कहना चाहेंगे, नोटिस क्यों दिया गया है? पहले तो आपके माध्यम से जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को नमस्कार और बांके बिहारी लाल की जय। एक सतत प्रक्रिया होती है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक सतत प्रक्रिया है कि जब कोई लगता है कि भाई किसी कार्यकर्ता ने कुछ बोला है सार्वजनिक रूप से, तो उसको एक कारण बताओ नोटिस जारी होता है। जो कारण बताओ नोटिस पहले तो 22 तारीख को चला और 2 दिन घूम के तब मेरे पास वो आ पाया बेचारा। तो कारण बताओ नोटिस मेरे पास आया है तीसरे दिन। ठीक है, आप क्या कारण जानना चाहेंगे कि आखिर आपके पास में 2 दिन घूमकर लेटर क्यों आया? आपने इसके बारे में कोई सवाल किया पार्टी से? नहीं, मैंने ये भाई साहब के वो लिख के भेजा था, माननीय प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण जी शुक्ला जी भाई साहब का उस पर सिग्नेचर था। तो मैंने अपने व्हाट्सएप से उनको लिख के भेजा था कि ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये क्या है। तो ये मैंने ऊपर अपनी जो बात थी वो ऊपर लिख दी थी, कह दी थी। तो ये एक चिंता का विषय तो देखिए है ही कि अगर कारण बताओ नोटिस किसको मिलना है, मधु शर्मा को मिलना है। ठीक है, तो वो प्रदेश से चलना चाहिए, मधु शर्मा के पास आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पहले सोशल मीडिया पे आता है, उसके बाद तीसरे दिन मेरे पास आता है। तो ऐसा हुआ, चलिए वो एक विषय है। पर जो भी ये एक सतत प्रक्रिया है, कारण बताओ नोटिस आया है, उसमें ये है कि जो सार्वजनिक रूप से जनप्रतिनिधि के लिए बोला गया, उसके लिए उन्होंने वो कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें उन्होंने मेरे से स्पष्टीकरण मांगा है, तो हम उसमें जवाब दे देंगे अपना। क्या पक्ष रखना चाहेंगे अपना? क्या कुछ कारण रहे कि आपको नोटिस दिया गया है? उसका प्रमुख कारण आपने बताया, जनप्रतिनिधि के ऊपर आपकी जो भाषा शैली थी उसको पसंद नहीं किया गया शायद, या आपने कुछ सवाल कर दिए ऐसे जो उनको पसंद नहीं आए। आपकी तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा? देखिए, जवाब क्या दूंगी अभी मैंने उस विषय में सोचा नहीं, क्योंकि अभी उसमें टाइम है, 7 दिन का टाइम उसमें है। 3 दिन बाद मुझे मिला है, 7 दिन का टाइम है। मैं अभी उसमें बैठूंगी क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला है। बैठ के उसको लिखकर अपना जवाब जो भी होगा वो लिख के भेज दूंगी। लेकिन एक बात मैं फिर से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपने कहा कि अनुशासनहीनता के लिए मिला है, एक बार बताइए कि अनुशासनहीनता की कैटेगरी में किस चीज़ को रखना चाहिए? मैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जब कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचता है बिहारी जी मंदिर पर, तब मैं वहाँ पर 20वें-22वें दिन जाती हूँ। उससे पहले मैंने जानकारी करी भाई क्या हो रहा है, किस वजह से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, मेरी जानकारी में नहीं था। तो मैंने उसके संबंध में बात की। उसके बाद 20वें मधु जी यहाँ पर रोकना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि आपके संज्ञान में नहीं था, आपने कहा 22वें दिन पहुँचे थे, तो ऐसा कैसे संभव है कि 20 दिन बाद आपको जानकारी होती है कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का विरोध जारी है? नहीं, मैंने ये कहा उससे पहले जब मैं वहाँ नहीं गई थी, तो मुझे जब संज्ञान में आया, शायद पहले दिन मैंने बातचीत करी, यमुना पूजन करने के लिए बहनें गई हुई थी। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मेरे संज्ञान में आया है तो मैंने तुरंत
वहाँ पे फ़ोन पे बात की कि ये क्या हो रहा है, कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब मुझे बताया कि नहीं हम दीदी हेमा जी के पास जा रहे हैं, ये सब उनकी प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि उसमें हमारी महिला मोर्चा की भी बहनें कुछ हैं वहाँ पे, तो ये चल रही थी। तो मुझे लगा कि ये लोग जब जा रहे हैं हेमा जी के पास या जनप्रतिनिधि आएंगे वो बात करेंगे, तो ये यहाँ तक रहा। लेकिन जब वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा और बारिश हो रही थी, खून से चिट्ठियाँ लिखी जा चुकी थी, तब मैं वहाँ पहुँची। मेरा कहना ये है। तो ऐसी समय पे जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप एक बार बताइए, ये संवेदनहीनता नहीं है? आप बताइए, क्या हमारी महिला सांसद होते हुए उन्हें वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए? बल्कि उनको वो वहाँ नहीं पहुँची, महिलाओं को उनके यहाँ जाके कहना पड़ा कि हम ऐसे ऐसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉरिडोर के हम समर्थन में नहीं है। जो भी उन्होंने अपनी बात कही वो उनसे कही, लेकिन हेमा जी ने उनको जवाब दे दिया कि ठीक है मैं देखती हूँ, ऐसा जैसा मुझे बताया गया। उसके बाद लेकिन शाम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गोस्वामी समाज करना ही नहीं चाहता कुछ, और वो अपने आप अपनी व्यवस्थाएं देख लें। इससे रिलेटेड कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये चीज़ हुई। जब ये बात हुई और बहनें वहाँ पे जब खून से चिट्ठियाँ लिख चुकी, तब मैं वहाँ पे पहुँची। और ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और ये संवेदनहीनता इतनी किसी में होनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि बांके मंदिर की कॉरिडोर की चर्चाओं के साथ साथ तमाम अफवाहें डोल रही हैं। ऐसे में इस वक्त बाजार गर्म है एक और अफवाह का, जिसमें कहा जा रहा है कि मधु शर्मा भारतीय जनता पार्टी का अब आगे हिस्सा नहीं रहेंगी, ऐसा संभवतः कहा जा रहा है। और हो सकता है किसी पार्टी की तरफ से उनको पद का प्रलोभन दे दिया गया है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर के अपने ही जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। ऐसा जो लोग कह रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आ रही है उनकी बात पे। पूछिए क्यों? इसलिए हंसी आ रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, और उसका जिले का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? जिलाध्यक्ष का, ठीक है। वो जिलाध्यक्ष का पद मैं प्राप्त कर चुकी, मैं उस पर रह चुकी, ठीक है। उसके बाद मुझे कौन सी पार्टी क्या प्रलोभन दे देगी, किस पद का प्रलोभन दे देगी? आप एक बार बताइए। ये बहुत गलत बात नहीं है। अगर कोई अपने समाज की, अपने ब्रजवासियों की चिंता करने लग जाए, तुरंत कुछ भी उसके विषय में आप बोल देंगे। आप खुद क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? जो ये ऐसा कह रहे हैं कि उनको कहीं से प्रलोभन मिल गया है, तो वो खुद जाके वहाँ पे बैठे, उनकी बात को समझे, ब्रजवासियों की बात को समझे, बिहारी जी के सेवायतों की बात को समझे। अगर आपने बात समझ ली होती तो मधु शर्मा को वहाँ जाने की नौबत ना आती। ये बात समझने की है। ये ऐसा नहीं है कि वही है ना, रबड़ की जबान है, कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं होता है। और कोई अगर मुझे कोई प्रलोभन देगा तो वो मुझे कहेगा कि तुम जाके वहाँ पे जाओ और हमारी तरफ से तुम्हें प्रलोभन है पद का। ये कहना चाह रहे हैं ना आप बताइए, सबसे बड़ा पद जिले बात की बात है। ये चीज़ें अफवाहें तब दौड़ रही हैं जब आपके बयान के बाद में, जब आपको कारण बताओ नोटिस दिया, उसके बाद में अफवाह की बाजार गर्म है कि हो सकता है किसी पार्टी की ओर से उनको ऑफर दिया गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया था। एक बात सुनिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष होते हुए मैं वहाँ पे गई, मैंने अपनी बहनों की बात को सुना। वहाँ व्यापारी समाज दिन भर बैठता है, वहाँ अपनी दुकानों को बंद कर करके वहाँ बैठ जाता है दिन में, अपनी बात को रखने को, वो अपनी बात रखना चाहता है, कोई बात सुनने राजी नहीं है। अगर उसके लिए ये अनुशासनहीनता माना जा रहा है, एक अलग विषय है। वो पार्टी ने मुझे लेटर भेजा, वो मेरा विषय है, मैं उस लेटर का जवाब दूंगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि वो पद का प्रलोभन उन्हें मिल गया, उन सबको बताना चाहती हूँ, जिले का सबसे बड़ा पद होता है किसी भी पार्टी का जिलाध्यक्ष होना। वो मैं प्राप्त कर चुकी हूँ, उस पर मैं रह चुकी हूँ। तो उससे बड़ा पद तो जिले में मुझे कोई पार्टी दे नहीं पाएगी। जिले में भले ही ना हो, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में साम दाम दंड भेद हर तरीके का प्रयोग लोग करते हैं। और आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं वो भी पार्टी बदल लेते हैं कभी कभी। आपने कहा कि सांसद होते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं, जो विधायक होते हैं वो पार्टी बदल लेते हैं। ऐसे में एक जिलाध्यक्ष होने के नाते पार्टी बदलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है राजनीति में। एक बात बताइए, अभी मैंने शायद जून में ही 2 साल पहले त्यागपत्र दिया था अपने पद से, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से मैंने इस्तीफा दिया था। वो भी विषय रहे, वो भी मैं आप सबके सामने आई, क्योंकि मैं उससे पूर्व में अपनी सारी बातें प्रदेश में और ब्रज क्षेत्र में, खास तौर से ब्रज क्षेत्र में मैं अपनी सारी बातें रख रही थी, ठीक है। लेकिन जब कहीं मुझे लगा कि दिक्कत हो रही है तो मैंने आप सबके सामने आके अपनी बात को रखा। अगर मुझे पार्टी छोड़नी होती तो प्रलोभन तो मेरे पास तब भी आए होंगे ना। जब मैंने पद से इस्तीफा दिया तो तब कितने प्रलोभन आए होंगे? 2024 का चुनाव था, तब भी तो पार्टियों के प्रलोभन आए होंगे। तो तब पार्टी मधु शर्मा ने नहीं छोड़ी। तो मधु शर्मा के मन में पार्टी छोड़ने का कतई कोई विचार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। मेरे पास कारण बताओ नोटिस 3 दिन में मुझे प्राप्त हुआ है। उस नोटिस का मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे लगेगा वो मैं अपनी पार्टी को जवाब दूंगी। उसके बाद संगठन जो भी निर्णय करता है। और फिर ऐसा नहीं है, इस जिले में पहली बार मधु शर्मा को ही कारण बताओ नोटिस मिला है।
इस ज़िले में और लोगों को भी पहले कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं और वो आज विधायक भी बने हुए हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कारण बताओ नोटिस मिला है उसका हम जवाब देंगे। बाकी अपने ब्रज के लिए, अपने समाज के लिए, और साक्षात बिहारी जी हम लोगों का, उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर बिहारी जी के ऊपर कोई आंच आ रही है तो मधु शर्मा, इसको कुछ भी समझा जाए, मधु शर्मा वहाँ पर खड़ी मिलेगी, इसमें आज भी कोई कोताही नहीं है। तो यानी कि आप कुल मिलाकर कॉरिडोर के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं, दो तरफा चल रही हैं। कल ही जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मंदिर कॉरिडोर बनने में मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं है, सेवाएं और जो उनके पुजारी हैं उनके किसी भी कार्य क्षेत्र में व्यवधान नहीं पैदा किया जाएगा। और साथ के साथ में एक बड़ी बात कि कॉरिडोर के निर्माण के समय भी मंदिर के दर्शन लगातार सुचारू रहेंगे, यानी कि दर्शनार्थी दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लोग जो विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का और समर्थन कर रहे हैं, सबकी अलग अलग राय है। आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं? अभी वो बताती हूँ कि मैं समर्थन में हूँ या विरोध में, लेकिन जो आपने लास्ट बोला वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। अभी आपने बोला कि ये कहा जा रहा है कि जब कॉरिडोर बनेगा, जब टूट फूट होगी चारों तरफ और बनेगा, तब भी दर्शन सुचारू रूप से चलेंगे। तो वाकई धन्य हैं हमारे अधिकारी जो आज व्यवस्था, जबकि अभी केवल गलियां हैं, आना जाना पुराने तरीके से है, तब उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि रोज़ लोग वहाँ मर जाते हैं, ऐसा अधिकारी ही कह रहे हैं ना। तो जब आज व्यवस्था नहीं कर पा रहे और उस समय सुचारू रूप से दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे धन्य हैं हमारे अधिकारी, अच्छा ऐसा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और बात रही या समर्थन की या विरोध की, फिर आपके माध्यम से पुनः पूरे मथुरा जिले को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि चाहे समर्थन है चाहे विरोध है, वो रिलेट करता है बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों से, गोस्वामी जनों से, जो समर्थन दे रहे हैं रोज़ जा जा के। समर्थन उनका नहीं चाहिए, समर्थन किसका चाहिए? गोस्वामी परिवारों का, जिनके घर टूटने जा रहे हैं। और रही बात विरोध की या समर्थन की, मैं इतना कह रही हूँ कि आप कॉरिडोर बनाएं, आप न्यास ट्रस्ट जो भी कर रहे हैं करें, सरकार के आदेश हैं, आप जो करना है, सुप्रीम कोर्ट के आप कह रहे हैं आदेश हैं, आप जो करना है करें, लेकिन जिनके घर टूट रहे हैं उनसे मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनकी जिनकी सेवाएं जा रही हैं उनके साथ मिलिए, बैठिए। आप कहते कुछ हैं, कागजों पे कुछ है, इसको स्पष्ट करिए। बार बार कह रही हूँ। अभी मुझे मृदुलकांत शास्त्री भैया ने एक अपने घर पे एक बैठक की थी, उसमें ये था कि मथुरा के 197 मंदिर जा रहे हैं, ऐसा पूरा उन्होंने बैठक की थी जो मैंने वीडियो पे देखा था, ठीक है। लेकिन अभी पहले वो उसके कागज़ वगैरह सारे हैं कि 197 मंदिर हैं ये वो। अब कल सीईओ जो विकास प्राधिकरण, सॉरी MVDA देख रहे हैं, नहीं ये SB सिंह जी CEO हैं, ठीक है। तो वो जो है अभी कह रहे हैं कि 197 कोई मंदिर नहीं लिए जाएंगे, अभी कल परसों का है। तो एक बात बताइए, आप ये चीज़, आप भ्रमित खुद नहीं हो रहे? ऐसा लग रहा है जैसे या तो आप खुद भ्रमित हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं, सेवायतों को भ्रमित कर रहे हैं। सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि उनकी सेवा पूजा से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप उनको स्पष्ट करिए। अगर सेवा पूजा में उनके किसी काम में कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग अभी तक, आज शायद 26-27 दिन हो गए, आप ज़्यादा जानते होंगे मुझसे, आज भी वो लोग वहाँ क्यों बैठ रहे हैं? आप बताइए, क्वेश्चन है ये मेरा। एक बात करना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने ही कहा था कि उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसा नहीं है बैठक नहीं हुई है, लगातार बैठक की गई है। और आपने देखा होगा कई बार बैठक होने के बावजूद भी निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहे हैं। एक बात बताइए, निष्कर्ष क्यों नहीं निकल रहा? आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पूजन विधि से, सेवा गोस्वामी समाज से या व्यापारियों का कोई भी अहित हो रहा है, ऐसा आपने अभी बताया मुझे, ठीक है। लेकिन जब अहित नहीं हो रहा तो गोस्वामी समाज और व्यापारी क्यों नहीं मानेगा? ये एक क्वेश्चन आता है कि व्यापारी समाज और वो क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन आप एक बात सुनिए ना, कोई ऑथेंटिक पर्सन तो जाए जो ये कहे कि हाँ ये जो हमारा कागज़ है ये और हम जो बोल रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं है, आपके कागज़ कुछ कहते हैं, आप खुद कुछ कहते हैं। अगर ऐसे होगा तो उन्हें दिक्कत है ना, तो बैठना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, एक चीज़ और, आप बताइए, अभी तो 29 जुलाई एक डेट पड़ी हुई है ना, तो फिर वो रोज़ अधिकारी इंची टेप लेके क्यों पहुंचते हैं? क्या कर रहे हैं वो? आप क्या कर रहे हैं? मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं आप। अभी 29 जुलाई डेट भी है एक, उस डेट पे क्या होगा वो डिसीज़न भी आना है। और दूसरा, आप अभी मेरी जानकारी में आया, कल ही मुझे कोई बता रहा था कि कोई फ्लैट चिन्हित किए गए हैं उन लोग के लिए, ठीक है। आप ज़मीन के बदले, उनके जितने बड़े घर हैं उनके बदले उतना बड़ा घर क्यों नहीं देंगे?
वो जिसमें रह रहे हैं उसके बदले उतना ही तो रहेंगे देंगे आप, या सर्कल रेट भी तो देखेंगे आप सर्कल रेट क्या है बिहारी जी पे? इन सब बातों पे चिंता कौन करेगा? जो व्यापारी समाज है उसको दुकानें आप कहाँ देंगे? आपने कुछ निश्चित किया है उसको दुकानें कहाँ दी जाएंगी? जितना मुझे जानकारी है कॉरिडोर के अंदर दुकानें दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, मुझे उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बारे में स्पष्ट कर दिया गया है, कहा है कि जितनी दुकानें इस क्षेत्र में आती हैं उनका सभी का चिन्हित कर लिया गया है और उतनी ही दुकानें कॉरिडोर मंदिर में बनाई जाएंगी। हो सकता है उससे कुछ एक्स्ट्रा बना दी जाए, ये सब उन्होंने कहा है। अगर देखिए फिर वही बात आ गई, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर से पुनः एक बैठक हो जानी चाहिए जिसमें गोस्वामी समाज को बुलाइए, व्यापारी समाज जो उससे प्रभावित हैं उनको फिर से बुलाइए, और जो अधिकारी ऐसा कह रहे हैं वो बैठें, और वो कहाँ क्लियर नहीं है ये चीज़ भी तो फिर व्यापारी समाज क्यों विरोध करेगा? उनको भी तो अपनी रोजी रोटी का ख्याल है, वो क्यों विरोध करेंगे? अगर आपके कागज़ और आप जो कह रहे हैं उनमें अंतर नहीं है, स्पष्ट है, तो आप आपस में स्पष्ट करिए, बैठिए। मधु शर्मा ये चाहती है कि किसी भी प्रकार से बिहारी जी के जो गोस्वामी जन हैं, व्यापारी समाज है, जो भी वहाँ से प्रभावित लोग हैं, उनका किसी प्रकार से अहित नहीं होना चाहिए। तो देखा दर्शकों, आज हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी से कि उनका क्या कुछ मत है इन बातों को लेकर के। एक तो सबसे बड़ा कारण है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। एक विषय और बोलूँगी कि जो अध्यादेश है उस पर सिग्नेचर किसके हैं वो भी ज़रा चेक करें, और उन सिग्नेचर्स को चैलेंज कौन करेगा? जिले के अधिकारी उन सिग्नेचर्स को चैलेंज कर सकते हैं क्या? ज़रा ये सारी चीज़ें क्लियर करें, कागज़ों को लेके बैठें, स्पष्ट करें चीज़ों को, क्योंकि ये ब्रज है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये कोई और नगरी नहीं है, ये ब्रज है। चीज़ों को स्पष्ट करिए, और जो भी आप गलत तरीके से ये जो चल रहा है, मैंने कल एक देखा, एक गोस्वामी भाई हैं, जो भी गोस्वामी जन है, लोगों के गुरु भी हैं वो, अगर उन्होंने किसी बात पे कोई बात कही अपनी डीएम साहब से, तुरंत उनके लिए इतने गंदे गंदे पोस्ट डालनी शुरू करवा दी गई। उन पोस्ट की तह में जाएं तो वो कहाँ से आ रही हैं ये भी सब पता चल रहा है। तो इस तरीके का कोई काम किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और एक बात और आपके सामने कह सकती हूँ कि सच्चाई होनी चाहिए, संवेदनहीनता से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ है। और एक बात बताइए, मेरे लिए भी तो अनर्गल बोला जा रहा है, और कौन बोल रहा है वो देखा आपने? कौन बोल रहा है? आप जाइए सोशल मीडिया पे। मैंने तो इतना अनर्गल बोला भी नहीं। मैंने अनर्गल बोला क्या? मैंने संवेदनहीनता की बात करी। मेरे लिए जो अनर्गल बोला जा रहा है उनके लिए क्या अनुशासनहीनता है? उनको भी तो देखना चाहिए, उनको भी तो समझना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा किसी से। पर यही है कि गोस्वामी समाज का अहित ना होते हुए अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान है आपका, तो वो बताइए। लेकिन जितना मेरी जानकारी है, आप केवल बिहारी जी तक आप अब भी सीमित नहीं हैं। आपके जो आपका पूरा आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहा है, जहाँ समस्त माननीय जन जिन की ज़मीनें पड़ी हुई हैं वो वहाँ तक जाएगा। ठीक है, आगे आपके और भी जानकारी जो मुझे मिल रही है, और भी चीज़ें आप लेके आ रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, यानी कि आपका स्पष्ट कहना है कि जिस प्रकार से वृंदावन में सर्किल रेट बढ़े हैं, पैसे बढ़े ज़मीनों के, तो कहीं ना कहीं पर जो भूस्वामी हैं, भूखंड स्वामी हैं, उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपके ले रहा हूँ नहीं, वृंदावन में जितना वृंदावन बाकी जगह पे सर्कल रेट बढ़ा, बिहारी जी पे बढ़ा क्या? फिर बिहारी जी पे क्यों नहीं बढ़ा? वो पूरे वृंदावन में सर्कल रेट बढ़े लेकिन बिहारी जी पे नहीं बढ़े। और दूसरी चीज़ और आपको कहना चाहती हूँ, अभी एसबी सिंह जी ने कहा है कि हम यहाँ से वृंदावन से लेके गोकुल तक पैदल पथ भी बनाने जा रहे हैं। अरे भैया, आप खूब गोकुल तक, आप पूरे मथुरा में, पूरे ज़िले में पूरा 84 कोस यात्रा को पूरा अच्छे से बनाओ, उस बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जब कॉरिडोर की बात आती है, वृंदावन की बात आती है, तो वृंदावन की जो परिक्रमा है उस पर आपने कितना काम किया है आज की तारीख में, ये बताइए। आप अभी मेरे पास जाइए और आप जाके देखिए, पूरी वृंदावन की परिक्रमा है, उसका निरीक्षण करिए कि क्या वहाँ पे जो आपने परिक्रमा करने के लिए साइड से बनाया है, क्या वो खाली है? वहाँ पे कोई चलता है? सड़क पे ही परिक्रमार्थियों को चलना पड़ता है। और बारिश का मौसम आ रहा है, दो मिनट, कितने 10 मिनट की बारिश में आप देखिएगा क्या स्थिति होगी। आप ही मीडिया कर्मी जाएंगे और आप देखेंगे वहाँ पे क्या हालत होने वाली है। तो जो आप ये सोचिए कि आप नाली, जो वहाँ की निकासी है पानी की, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे आवागमन जो ई रिक्शाओं का है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जो मूलभूत चीज़ें हैं आप उन पर आज तक ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अचानक आपके दिमाग में ये आ गया कि हम तोड़ फोड़ शुरू करके और पता नहीं एक नव वृंदावन, हेरिटेज वृंदावन का सृजन कर देंगे।
वृंदावन कोई घूमने के पर्यटन स्थल नहीं है। वृंदावन वृंदावन ब्रजवासियों का स्थल है। यहाँ पे पूजा का, साधना की स्थली है वृंदावन। आप इसको कैसे बनाना चाहते हैं? ठीक है, आपको कुछ श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं आपको देनी है, उनको बनाइए। और इतना और आपके माध्यम से कह रही हूँ कि वहाँ पर गोस्वामी जन जो हैं वो तैयार हैं, उनको वो रास्ता देने के लिए तैयार हैं, वो अपनी गलियों को चौड़ा करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी अपने जो अगर उन्होंने कहीं पर आगे बढ़ा रखी है तो उस अपनी दुकान को समेटने के लिए तैयार है, लेकिन आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो एक चीज़ ले जाके वहाँ पर थोप रहे हैं। और फिर भी जैसा आपने कहा कि उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, तो अधिकारी जन बैठें, बात करें, और उसके बाद गोस्वामी समाज बैठे, व्यापारी बैठे, वो बैठें, और उसके बाद जो आपकी स्पष्ट चीज़ें हैं उनको बताएं। आप कहीं ना कहीं आपने कहा कि बैठकें हो रही हैं, लेकिन वो मतलब उनमें कोई बढ़िया डिसीज़न नहीं हो पाता, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, कागजों में कोई दिक्कत होगी या तो। नहीं तो कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर कुछ सौंदर्यीकरण हो रहा है या कुछ विस्तारीकरण हो रहा है तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसमें अभी तक ये स्पष्ट है, आपने कहा कि नहीं, उसमें कल कोई कह रहा था मेरे से कि सेवा का, मधु जी कोई कमेंट लिख रहा था कि नहीं, सेवा का अधिकार नहीं छीना जाएगा वगैरह, और उसमें कितने पता नहीं कितने गोस्वामी रहेंगे जो कमेटी बनेगी उसमें बनेगी। लेकिन अभी न्यास में अभी तक मेरी जो जानकारी है उसमें मात्र 2 गोस्वामी हैं। अभी तक की, आज सुबह तक की मैंने जानकारी ली है, अभी तक की जानकारी में मात्र 2 गोस्वामी हैं। जब वो ब्रज का तीर्थ है, बिहारी जी का मंदिर है, गोस्वामी वहाँ पे सेवायत हैं, तो 2 गोस्वामी क्यों रहेंगे? बाहर के लोग क्यों रहेंगे? गोस्वामी ज़्यादा होने चाहिए ना। और फिर एक बात, हम अपने बिहारी जी को कैसे देखते हैं? हम एक छोटे बालक के रूप में उनकी सेवा पूजा करते हैं। रात को जब उनको विश्राम अवस्था में भेजा जाता है तो भी उनके लिए, जितनी मुझे जानकारी है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे भोग कुछ रखा जाता है कि रात को हमारे बच्चे को, लाला को भूख लगे तो वो कुछ खा सके। तो इस तरीके से जो ये सेवा है, ये तो प्रेम की भाव है, केवल ये भाव है, भावना है। ये गोस्वामी जन लगातार 500 वर्ष से करते आ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो ही जान सकते हैं वो किस पूजा से कैसे हमारे बिहारी जी को पूरी देखरेख करते हैं। तो मेरी परेशानी बस इतनी सी है। बाकी जो ये सब कह रहे हैं ना, ये र्यूमर्स तो उड़ाई जा रही हैं। ये र्यूमर्स का ही तो हिस्सा है कि प्रदेश से चलता है 22 तारीख को कारण बताओ नोटिस आता है, तीसरे दिन मधु शर्मा के पास व्हाट्सएप पे आता है वो भी। तो आप सोचिए, ये सब रूमर्स हैं और ये कैसा आपको अभी तक नहीं मिली है? नहीं, हार्ड कॉपी के लिए था कि हम हार्ड कॉपी देने आएंगे, मैं घर पे थी नहीं, तो उन्होंने कहा हम शाम को देने आएंगे, तो शाम को मेरे पास कोई आया नहीं। तो देखा, आज हमने कुछ बातों को यहाँ पर आज मधु शर्मा जी के साथ में चर्चा की और वार्ता कर जाना उनसे कि जो कारण बताओ नोटिस आया है उसका प्रमुख कारण क्या है, और साथ के साथ में जाना कि उनका क्या कुछ मत है बांके बिहारी मंदिर के बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के, जिन्होंने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह मथुरा वृंदावन के व्यापारियों और गोस्वामियों के साथ खड़ी हुई हैं, चाहे उसके लिए इन्हें पार्टी की तरफ से किसी प्रकार के कोई भी नोटिस क्यों ना आ जाएं। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से अपने ही कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के नोटिस जारी करने के बाद में और अनुशासनहीनता करने के लिए क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।